गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बिना झंडा तो फहरा दिया, लेकिन बहुत अधूरा सा लग रहा है। वो जुनून, वो उत्साह, उस उमंग की कमी है। तो जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा, वापस हम मिलेंगे इसी ऑफलाइन क्लास के अंदर। लेकिन एक भी मैं आपसे ज़रूर पूछता हूँ कि आज जो हम पहले लड्डू के लिए कि आज भाई हम लड्डू खाने वाले हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, आज कमेंट्स बॉक्स के अंदर साइंस की क्लास के अंदर, कमेंट्स बॉक्स यूट्यूब जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें कमेंट्स भी होता है, तो लाइक करना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि सर मैंने लड्डू को मिस किया है, मैंने लड्डू को बहुत मिस किया है कि 15 अगस्त का मैं कभी भी लड्डू नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा लड्डू खाता था 15 अगस्त को। और बड़े हर्षोल्लास से वो तीव्रता मुझे रहती थी कि कब से लड्डू बांटेंगे, सारा फंक्शन खत्म होने के बाद। जैसा तो बड़े लड़कों में तो नहीं, लेकिन छोटे बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। हो सकता है बड़े लड़कों में भी कि मुझे तो बहुत मतलब खुशी मिलती है कि लड्डू कब मिले। ये सारी खुशी सभी को होती है, क्योंकि हम आज दिन गणतंत्र दिवस 15 अगस्त में इसका लड्डू का एक विशेष क्रेज़ रहता है सभी के मन में, क्योंकि खुशी होती है हमारे आज़ादी की। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मैंने आज का लड्डू बहुत मिस किया है, और अब की बार जब गणतंत्र दिवस आएगा तो दो लड्डू हम बांटेंगे, एक आपका इस वाला और एक गणतंत्र दिवस वाला। ठीक है, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप कि सर मैंने लड्डू मिस किया है। जितने लड़के इस वीडियो को देखते हैं वो अपने कमेंट्स यूट्यूब में कमेंट्स लिखा हुआ लिखना कि सर मैं नाम और कहना सर मैंने लड्डू को बहुत मिस किया है सर। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं साइंस की ओर। साइंस में हमने पार्ट कौन सा चल रहे थे? छठा पार्ट चल रहे थे। छठे पार्ट में हमने कल जो पढ़ा था ऑक्सीकरण अपचयन में किसके आधार पे पढ़ा था हमने? हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पे, और धन विद्युतीय तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पे हमने ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा था। आज हम किसके आधार पे पढ़ेंगे? ऋण विद्युत ऑक्सीकरण अपचयन को किसके आधार पे पढ़ेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऑक्सीकरण और क्या पढ़ रहे थे हम? अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन को आज हम किसके आधार पे पढ़ेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व। तो अगला जब आधार है, हमने 3 आधार तो पढ़ लिए, चौथा हम जो आधार पढ़ते हैं वो क्या है? ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर, संयोग और वियोजन के आधार पर, तो आज ऑक्सीकरण अपचयन को हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग। हमने आगे हाइड्रोजन के संयोग और धन विद्युतीय तत्वों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था? कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण होता है, और धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो क्या होता है? अपचयन होता है। आज हम ऋण विद्युतीय तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले इसके बारे में आपको बता दिया है कि संयोग और वियोजन किस तरीके से है। अगर ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा बताओ मुझे? ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीकरण में होगा ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या कहलाएगा? ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना। अपचयन में क्या हो जाएगा? ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना, ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना। आई बात समझ में? तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या किसी पदार्थ के साथ ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। और अपचयन का मतलब क्या है? ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आइए देखो समझते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण देखो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने मैग्नीशियम और प्लस क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस
क्लोराइड। क्या हुआ देखो, ये जो पदार्थ है वो किसके साथ, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या है, पहला मैग्नीशियम की जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये जो पदार्थ मैग्नीशियम है ये किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, MgCl2। क्या बनाएगा, MgCl2। क्या बनाएगा, MgCl2। तो क्या हुआ, ये जो पदार्थ है वो किसके साथ, ऋण विद्युतीय तत्व Cl2 के साथ जुड़ना क्या कराया, MgCl2। दूसरा एग्जांपल देखो तो मैं देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो देखो कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है और क्या बना रहा है, CO2। तो कार्बन ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये मैग्नीशियम किसके साथ अटैच हो रहा है, क्लोरीन के साथ। कार्बन किसके साथ अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, CO2। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, यानी ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ये जुड़ रहा है। Mg किसके साथ, ऋण विद्युतीय तत्व Cl2 के साथ, और कार्बन किसके साथ, O2 के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, CO2। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या करना, जुड़ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं अपचयन का। अब अपचयन में क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया FeCl3। क्या लिया, FeCl3 की क्रिया किससे कराई, हाइड्रोजन से। तो देखो बताओ क्या बनेगा, FeCl3 की जैसे हाइड्रोजन से कराई तो FeCl2 और प्लस क्या बनेगा, HCl। क्या बना, HCl। तो बताओ क्या हुआ, FeCl3 का किस में कन्वर्ट हो जाना, FeCl2 में। बताओ क्या हो गया, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, अपचयन। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से देखो ऋण विद्युतीय तत्व क्या निकल गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया, ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल गया। और किसके साथ, देखो ऋण विद्युतीय तत्व कौन, क्लोरीन, ये किसके साथ बाहर निकल गया, किसके साथ अटैच हो गया, H2 के साथ। तो भाई ये क्या हो गया, FeCl3 का FeCl2 में कन्वर्ट होना। आई बात समझ में। FeCl3 का किस में कन्वर्ट होना, FeCl2 में, फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, क्लोरीन, और ये क्लोरीन बाहर निकल गई। भैया कितने थे, 3 क्लोरीन थे, तो क्लोरीन बाहर निकल के कितनी हो गई, अब देखो यहाँ Cl2 बन गया। इसका मतलब इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन बाहर निकल गई, किसके साथ अटैच हो गई, H2 के साथ अटैच हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ FeCl3 का किस में बदलना, FeCl2 में बदलना, क्या कहलाया, अपचयन। तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व के साथ किसी पदार्थ का जुड़ना, किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय, यहाँ ऑक्सीजन और Cl2 क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके साथ Mg क्यों अटैच हो रहा है और कार्बन अटैच होकर CO2 और MgCl2 बन रहा है। और अपचयन के अंदर क्या हो रहा है कि यह ऋण विद्युतीय तत्व जो क्लोरीन है ये 3 है यहाँ पर, अब देखो कितनी हो गई, ये Cl2 में कन्वर्ट, यानी ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन बाहर निकल गया और किसके साथ अटैच हो गया, H2 के साथ अटैच हो गया। तो इस FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। क्या कहलाया, अपचयन। तो ध्यान रखना, ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग वियोजन के आधार पर किस तरीके से, ऑक्सीकरण का मतलब हुआ किसी पदार्थ के साथ ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या है, ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना। तो यहाँ पर Mg के साथ Cl2 जुड़ के MgCl2 और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के CO2, और यहाँ FeCl3 का FeCl2 में बदलना क्या कहलाया, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये हुआ चौथा भाग। कौन सा हुआ, चौथा भाग। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पे, किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे, किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का संयोग और वियोजन के आधार पे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है तो क्या होता है। तो पांचवा जो लास्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोजन के आधार पर देखो, इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोजन के आधार पर किस तरीके से, देखो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा उल्टा है। ऋण विद्युतीय तत्वों में मैंने क्या बताया कि ऋण विद्युतीय तत्व में O2 अटैच होता तो ध्यान रखना ऋण विद्युतीय तत्व क्या होगा, जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण। लेकिन इलेक्ट्रॉन होता तो ऋण है लेकिन इस पे माइनस चार्ज होता है, लेकिन ये बाहर निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। आई बात समझ में। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का क्या निकलना, बाहर निकलना,
इलेक्ट्रॉन क्या निकला बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में कमी होना, या तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अपचयन किसे कहेंगे बताओ, अपचयन का मतलब है, रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। यही बात समझ में? तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अपचयन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होना। तो देखो पहला हम समझते हैं ऑक्सीकरण। ध्यान समझना, जैसे मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, ये उदासीन है, सोडियम से सोडियम प्लस का बनना, क्या हुआ भाई, ये उदासीन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तभी तो सोडियम प्लस आया। प्लस चार्ज का मतलब बढ़ा नहीं है, या प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो सोडियम उदासीन है, इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, मतलब इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11, 2, 8 और 1, ये इसका होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, 8 और 10 और 1 11। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बताओ क्या कितना हुआ, 2 और 8 रहा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो बताओ बाहर निकला इसलिए कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका 2, 8 और 1 11 होता है परमाणु क्रमांक, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बन गया, Na+। या प्लस चार्ज क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाता है। ध्यान रखना, हमेशा प्लस धनात्मक होता है, हमेशा वृद्धि होता है, मैथ्स के अंदर ये धनात्मक रूप में होता है, लेकिन यहाँ प्लस जो है वो किस रूप में है, कमी के रूप में। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ अगर आपको इधर दिखे तो ध्यान रखना कि वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला देखो, जैसे Mg से Mg+2 बनना, Mg से Mg+2 बनना। देखो Mg उदासीन है, इससे Mg+2, अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। Mg से क्या बना, Mg+2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2, 8 और 2 पहले कोष में, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 2 होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है, Mg+2। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। बताओ बाहर जाने को क्या कहते हैं, बाहर निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, यानी बाहर निकलने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने, ऑक्सीकरण। फिर अगला देखो, जैसे मान लिया मैंने तीसरा एग्जांपल में लेता हूं Fe+2 और Fe+2 से Fe+3 का बनना। बताओ क्या हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही बाहर निकल चुके थे, अब +2 से क्या बन गया, +3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर गया, बड़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने पर इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो +2 तो पहले ही था, इसका मतलब +3 हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया, तो प्लस क्या लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो बताओ यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई, क्या हो गई, पहले +2 था अब +3 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई। तो क्या कहलाया, देखो पहला एग्जांपल Na से Na+ का बनना, Mg से Mg+2, Fe+2 से Fe+3 का बनना, ये सब क्या कहलाया है, इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं अपचयन। क्या लेते हैं, अपचयन। देखो अपचयन कैसे, जैसे मान लिया पास एक क्लोरीन है और इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर लिया, तो बताओ क्या हो गया, Cl-। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, क्लोरीन उदासीन है, उस उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या हो गया, Cl- बन गया। क्या बन गया, Cl-। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। पहले उदासीन परमाणु था, जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो Cl- बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। अब इधर देखो, जैसे Mg+2 या 2 इलेक्ट्रॉन का, जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया Mg उदासीन अणु। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे ना,
दो इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़े, दो इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन प्लस से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। दो इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे, दो इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़े तो क्या बन गया, उदासीन बन गया ना, +2 से दो इलेक्ट्रॉन कट गए, इसका मतलब Mg+2 से दो इलेक्ट्रॉन जुड़े तो Mg बन गया। जैसे भाई मैंने कहा Na+ है और Na+ के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, Na उदासीन बनेगा, ये हो गया। तो ये क्या हुआ ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। अगला और देखो, जैसे MnO4 माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, बताओ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो माइनस का डबल हो गया ना ये माइनस, तो Mn क्या हो गया, Mn4-2। आई बात में, तो Mn4 के अंदर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसके अंदर माइनस, इसमें एक और जोड़ा मैंने इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया, MnO4-2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि जो है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो आई बात में ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। देख लो यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण। और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, देखो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाला सब इधर दिखाई देंगे बट निकलने वाले उत्पाद प्रोडक्ट की ओर दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आई बात समझ में, चलो तो ये हो गया ऑक्सीकरण अपचयन, हमने पांचों आधार पे पढ़ ली। किस किस के आधार पे, पहला हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना या बाहर निकलना, दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजन का जुड़ना और बाहर निकलना, तीसरा हमने पढ़ा विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना या बाहर निकलना, चौथा हमने पढ़ा ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या बाहर निकलना यानी वियोजन, और पांचवा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ता है तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब हम एक और अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो अब हम एक और अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझना। अब हम ये दोनों जो रिएक्शन हुई, इन दोनों रिएक्शन को साथ में हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन, यही है। अपो उपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। तो क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और क्या हो, अपचयन अभिक्रिया भी हो। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के अंदर ये हमें पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ध्यान से समझना है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों साथ साथ चलती हो, ऑक्सीकरण भी चलो अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ चले तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल मान लिया मैंने जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराई कार्बन से, किससे कराई, कार्बन से। आपको ऑक्सीकरण अपचयन तो मैंने समझा दिया, बस ये दोनों साथ साथ यहाँ होगी। देखो कैसे हो रही है, जिंक ऑक्साइड की मैंने अभिक्रिया कराई कार्बन से, क्या हुआ, जैसे ही जिंक ऑक्साइड की मैंने कार्बन से अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए, कहाँ आ गया, कार्बन के पास। तो बताओ क्या बन गया, ZnO से Zn बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हुआ, देखो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन किसके पास आ गया, कार्बन के पास, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें से जिंक धातु है वो अलग होगी, तो बताओ इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बना, जिंक बना। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलनी है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, अपचयन। जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या कहलाया, अपचयन बनाया। और ये ऑक्सीजन जुड़ी कहाँ से, कार्बन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी C से CO बना, ये क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या, अपचयन, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई और किसके साथ जुड़ गई, कार्बन के साथ। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में कन्वर्ट होना और कार्बन का किस में होना, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब दूसरी देखो, दूसरी मान ली मैंने जिंक की क्रिया मैंने कराई कॉपर सल्फेट से, किससे कराई, कॉपर सल्फेट से। तो बताओ क्या होगा, ये जिंक देखो उदासीन है, अब ये
जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटाएगा, ये हमने देखा है विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटाएगा और खुद SO4 के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 और प्लस कॉपर को कर लेता बाहर। तो बताओ यहाँ क्या हुआ ये जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। बताओ यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई, देखो ध्यान से समझना। जिंक उदासीन है वो Zn+2, क्योंकि Zn+2 और SO4, Zn जिंक पे होता है +2 चार्ज और SO4 पे होता है -2 चार्ज, दोनों घातों में जाएंगे। मैंने कहा ना जब यौगिक बनते हैं तो क्या होता है, इसकी घात इसके नीचे आती है, इसकी घात इसके नीचे आती है। तो Zn के नीचे 2 घात आएगी और SO4 के नीचे भी कितनी घात आएगी, 2। तो दोनों 2 से कटे तो क्या बन गया, ZnSO4। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक से क्या बना है, Zn+2 बना है। क्या बना है, Zn+2। ध्यान रखना, इस जिंक से ZnSO4 बना है, यानी जिंक से जिंक+2 बना है। ध्यान रखना, जिंक से उदासीन से क्या बना है, जिंक+2। यहाँ पर Zn+2 बना है क्योंकि Zn+2 SO4 -2 से क्या होता है, इसकी घात इसके नीचे, इसकी घात नीचे। 9th में हमने पढ़ा यौगिक बना दो, तो इसकी 2 से 2 कट गई तो क्या बना, ZnSO4। इस तरीके से ZnSO4 बनता है। तो बताओ इस वाले से क्या रिएक्शन हो रही है, इस वाले की रिएक्शन क्या हो रही है, Zn यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब देखो क्या हुआ, Zn जो है वो +2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो बताओ यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, यहाँ हुई ऑक्सीकरण। क्या हुई, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में, कैसे Zn उदासीन से Zn+2 का बनना, यहाँ +2 है, ये किस रूप में है, +2 और ये किसमें -2। तो Zn से Zn+2 का बनना, जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो Zn+2 बना, तभी SO4 -2 के साथ अटैच हुआ और जिंक सल्फेट बनाता है ये। तो Zn से Zn+2 बनना, मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब बताओ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट +2 में है, ये कॉपर किस में है, +2 में साथ, इसके साथ किस में है, +2 के रूप में, इसके साथ +2, ये -2। तो कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो कॉपर +2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। कब कन्वर्ट होगा, जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। भाई 2 इलेक्ट्रॉन +2 है, -2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो क्या बन गया, कॉपर उदासीन बन गया। तो बताओ यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। तो ऊपर वाले में जिंक से ZnSO4 का बनना, जिंक से क्या बना, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यहाँ कॉपर +2 है, SO4 के साथ जुड़ा +2 के रूप में, ये कॉपर बना उदासीन। तो कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो +2 से ये 2 माइनस कर दिए, तो किसमें बन गया, कॉपर में। तो यहाँ हो गया अपचयन और यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सवाल पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और देखो, तीसरा एग्जाम्पल जैसे मान लिया मैंने, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, Fe2O3 की किससे अभिक्रिया, कार्बन से अभिक्रिया। देखो क्या हो रहा है, Fe2O3 से Fe बनना और प्लस CO2 का बनना। क्या बनना, CO2 का। कितने हैं यहाँ ऑक्सीजन, 3 है। तो यहाँ 2 से मैं गुणा कर लूँ बोली, यहाँ 2 से 3 है यहाँ ऑक्सीजन और वहाँ कितने हैं, 2 है। तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ और यहाँ मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, बताओ। यहाँ कर लेता हूँ 3 से गुणा। तो कार्बन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसको संतुलित करना पड़ेगा ना, संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3। तो देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, कार्बन कितने हो गए, 3। यहाँ पर भी कार्बन 3, लेकिन यहाँ देखो Fe कितने, 4 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 Fe। तो बताओ Fe2O3 से किसका बनना, Fe का बनना। क्या निकला बाहर, ऑक्सीजन। भाई Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, कार्बन के साथ। बताओ इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला, तो बताओ कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ कार्बन से क्या बना, CO2, कार्बन, यानी कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में। देखो क्या हुआ, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड से क्या बना, फेरस का बनना, आयरन का बनना। क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकलती है अपचयन में, और किसके साथ जुड़ गई, कार्बन के साथ। तो कार्बन से क्या बना, CO2 बना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और ये क्या कहलाया, अपचयन। तो Fe2O3 का Fe का बनना अपचयन कहलाएगा और कार्बन से CO2 का बनना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
आई बात समझ में। तो ये हमने आज डिस्कस कर दिया, ऑक्सीकरण अपचयन को डिस्कस कर लिया और रेडॉक्स को अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान से रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और जिसमें अपचयन दोनों साथ साथ चले तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आई बात समझ में। चलो तो ये हो गया कंप्लीट। आई बात सुने। अब इसके साथ ही हमें एक चीज याद रखनी है, एक तो चढ़ना है अपचायक की, दो परिभाषा हमें याद रखनी है, एक तो अपचायक और एक याद रखनी है ऑक्सीकारक। क्या याद रखनी है, ऑक्सीकारक। ये दो परिभाषाएं हमें ध्यान रखनी है। अपचायक का मतलब क्या होता है और ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, ये भी समझ लो। ऑक्सीकारक और अपचायक। अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिस पदार्थ का क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीकरण होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले जिसमें से, उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। ध्यान, अपचयन और अपचायक में अंतर समझ लेना। अपचायक किसे कहेंगे हम, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक। और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग है, ध्यान रखना। ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अलग है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सी एजेंट ये थोड़ा अलग है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण ये दोनों अलग अलग है, अपचयन और अपचायक अलग है। तो अपचायक किसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक, या जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। और ऑक्सीकारक किसका है, जिसका अपचयन होता है, जिसका क्या होता है, अपचयन, जिसका अपचयन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ती है, यानी जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और अपचायक कौन कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे भाई ये वाला देखो, Mg+2, Mg से Mg+2 का बनना, बताओ इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बताओ। तो बताओ क्या, Mg से Mg+2 का बनना, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का। किसका हो रहा है, Mg का। तो ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, Mg का। तो मैंने क्या लिखा, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो बताओ क्या कहलाया, ये कहलाया अपचायक। क्या कहलाया, अपचायक कहलाया। और ये देखो Na+2 और ये दो इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या बनाया, Na। तो बताओ क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो जिसका अपचयन हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, सोडियम+2 का क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसको मैं क्या कहलाऊंगा, इसको कहूंगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाऊंगा, ऑक्सीकारक। तो क्या, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो इस पदार्थ को मैं ऑक्सीकारक कहूंगा और इस पदार्थ को अपचायक। तो अपचायक, ध्यान है इन दोनों में, ये दो जो है परिभाषा आपको, अपचायक किसे कहते हैं, जिसके साथ जिसका ऑक्सीकरण होता है, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का। और अपचयन यहाँ किसका हो रहा है, सोडियम का, सोडियम आयन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, और इसको क्या कहेंगे, अपचायक। आई बात समझ में। तो अपचायक और ऑक्सीकारक की परिभाषा अपनी कॉपी में लिख देना, यानी उस पदार्थ को हम अपचायक कहेंगे जिसका ऑक्सीकरण होता है, और उस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहेंगे जिसका अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अलग है और अपचायक और ऑक्सीकारक अलग है। इस परिभाषा को ध्यान से समझना। तो आज हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़े समझे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं, और आज ज़रूर लिखना कि किस किस ने लड्डू मिस किया है। धन्यवाद आज के लिए ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स।